नमस्कार, मेरा नाम प्रदीप कुमार। मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन लिमिटेड से लेखा अधिकारी पद से हूँ और मैं इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा सेवारत और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को दी जाने वाली चिकित्सा सुविधा के राजस्थान स्तर के मेडिकल बिलों के जांच एवं भुगतान का कार्य करता हूँ। और मेरे साथ आज सेवानिवृत्त श्रीमान श्री सुरेंद्र कुमार जी मेरे साथ पधारे हैं। आज हम सीके बिरला हॉस्पिटल में स्वास्थ्य चर्चा हेतु जो चाय पे चर्चा प्रोग्राम है उसमें पधारे हुए हैं। और जैसा कि हम जानते हैं कि खुश मन स्वस्थ तन यही हमारी सुखी जीवन का आधार है। इसी पर हम हमारे दैनिक जीवन में जो सामान्य बीमारियां होती है उनके जानकारी हेतु सीके बिरला हॉस्पिटल के ही मेडिसिन विभाग के आदरणीय डॉक्टर पुनीत गुप्ता जी एवं आदरणीय डॉक्टर राहुल माथुर जी हमारे बीच पधारे हुए हैं, जिनसे हम कुछ जानकारियां प्राप्त करेंगे। डॉक्टर पुनीत, आप ओपीडी, आईपीडी और इमरजेंसी में किस तरह के मरीज देखते हैं? इंटरनल मेडिसिन का स्पेक्ट्रम बहुत वाइड है और हम अगर पीडियाट्रिक एज ग्रुप को छोड़ दें तो हम सभी तरीके की इलनेसेस ओपीडी और इमरजेंसी में देखते हैं। मोटे तौर पे मेडिकल इलनेसेस को हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, एक्यूट इलनेसेस एंड क्रोनिक इलनेसेस। एक्यूट इलनेसेस जो शॉर्ट टर्म इलनेसेस होती हैं और इलाज से समय के साथ ठीक हो जाती हैं, और क्रोनिक इलनेसेस जो कि लंबे समय तक चलती हैं। तो एक्यूट और क्रोनिक इलनेस हम आउटडोर और इमरजेंसी दोनों में देखते हैं। एक्यूट इलनेस में जैसे वायरल फीवर, कॉमन कोल्ड, हेडेक, डायरिया, इस तरह के मरीज आउटडोर में भी आते हैं। और जब स्थिति उनकी ज़्यादा गंभीर होती है तो वो 24 घंटे कभी भी इमरजेंसी में आ सकते हैं, जहाँ पे सीनियर डॉक्टर उन्हें असेस करते हैं और फिर हमसे संपर्क करके उनका ट्रीटमेंट प्लान करते हैं। अगर आउटडोर या इमरजेंसी से हमें लगता है कि मरीज को डायग्नोसिस पर्पज से या ट्रीटमेंट पर्पज से भर्ती की आवश्यकता है, तब हम उन्हें भर्ती करते हैं और आगे का इलाज उनका आईपीडी में होता है। डॉक्टर पुनीत, आजकल की जो जीवन शैली है उससे जुड़ी कुछ सामान्य बीमारियां कौन कौन सी है? जैसा कि हम नित्य रूप से अपने अखबारों में, मोबाइल पे, सोशल मीडिया में जीवन शैली के बारे में बहुत कुछ पढ़ रहे हैं, देख रहे हैं, और हम सबको पता है कि जो अभी की दिनचर्या है, जीवन शैली है, वो हेल्दी नहीं है। पर शायद हम अब असहाय हो चुके हैं और हम उसी दिशा में भागते चले जा रहे हैं। सुबह उठना से लेकर रात को सोने तक हमारी जो लाइफस्टाइल है, जीवन जीने का तरीका है, वो बहुत सारी बीमारियों को जन्म दे रहा है, जिन्हें हम लाइफस्टाइल डिजीजेस कहते हैं। देर से सोना, देर तक सोते रहना, सेडेंटरी लाइफस्टाइल, एक्सरसाइज ना करना, डाइट में एक्स्ट्रा साल्ट, जंक फूड, अल्कोहल का कंजम्पशन ज़्यादा, एक्सेस स्मोकिंग, ये सब बच्चों में डाइट एबनॉर्मल, बर्गर, पिज़्ज़ा, बच्चों का कोविड टाइम में स्कूल भी जाना नहीं हुआ, स्क्रीन टाइम बच्चों का बढ़ गया, क्लासेस, बच्चों ने आउटडोर गेम्स खेलना बंद कर दिया, इससे बच्चों में मोटापा। तो इन सब जीवन शैली की वजह से मोटापा और मोटापे से डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, कम उम्र में हार्ट की तकलीफ़, कम उम्र में स्ट्रोक, और जब हम यंग अवस्था में ये बीमार हो जाएंगे तो डेफिनेटली ओल्ड एज में बहुत सारी प्रॉब्लम आने वाली हैं। तो ये जो दिनचर्या है, डायबिटीज़, ब्लड प्रेशर, मोटापा, हार्ट की तकलीफ़, स्ट्रोक, इन सब चीज़ों को जन्म दे रहा है जो हमें फेस करनी पड़ रही है। डॉक्टर राहुल जी, ये जो कहा तो गया है कि पहला सुख निरोगी काया, इसको मेंटेन करने के लिए जो रेगुलर चेकअप कराना ये क्यों ज़रूरी है और कब कब करना चाहिए? आजकल का लाइफ स्पैन जो है, मतलब ये जो लाइफ अभी चल रही है बहुत ही टॉक्सिक लाइफ चल रही है और इसके अंदर लाइफ स्पैन लोगों का धीरे धीरे कम होता जा रहा है। बहुत सारी बीमारियां का जन्म हो रहा है स्टार्टिंग एज के अंदर ही। आइडियली सभी पेशेंट्स को, चाहे वो यंग पेशेंट्स हैं, चाहे इनका एज ग्रुप ज़्यादा है, उनको रेगुलर प्रिवेंटिव हेल्थ चेकअप कराने चाहिए। यंग एज के अंदर भी इनकेस अगर उनको कोई डिजीज़ नहीं है तो ईयरली बेसिस पे करा सकते हैं। जिनकी उम्र ज़्यादा है वो एटलीस्ट क्वार्टरली बेसिस पे या हाफ ईयरली बेसिस पे करा सकते हैं और उनको कराना चाहिए।
कई सारी बीमारियां ऐसी हैं जो इस बार ऐसा देखा जा रहा है यंग पॉपुलेशन के अंदर, बीपी ज़्यादा होना, शुगर आ जाना बहुत जल्दी, कोलेस्ट्रॉल प्रोफाइल ख़राब हो जाना, और इन सब कारण की वजह से बहुत सारी नई बीमारियां डेवलप हो जाती है। अगर अपन इन्हें सही वक्त पे सही समय पे पहचान लें और उसके लिए अपन पहले से ही फिजिकल एक्टिविटीज़ और अदर जो अपन कर सकते हैं वो सब चीज़ें स्टार्ट कर देंगे तो लॉन्ग टर्म मेडिकेशन अपन अवॉइड कर सकते हैं। एजेड पीपल जो पॉपुलेशंस हैं उसके अंदर काफ़ी सारी डिजीज़ हैं, जैसे कैंसर को लेके काफ़ी लोग नंबर ऑफ़ केसेस काफ़ी बढ़ भी रहे हैं, और इन डिजीज़ को भी अगर अपन इन हेल्थ चेकअप के थ्रू पहले ही डायग्नोस कर लें तो शायद अपना जो लॉन्ग टर्म बैटल है जो अपन को ज़िंदगी भर उनसे लड़ना पड़ता है उसको अपन बहुत ही सही वक्त पे सही समय पे क्योर कर सकते हैं। ब्लड प्रेशर की जो बीमारी आपने बताई है ये काफ़ी बढ़ रही है जी इसको कंट्रोल करने के लिए क्या क्या एक सीनियर जो सिटीजन है जी उनको प्रिकॉशन लेने चाहिए? जी बीपी को अपन आम लैंग्वेज के अंदर क्या डिफाइन करते हैं? अगर बीपी आपका सिस्टोलिक बीपी जो ऊपर वाला बीपी होता है अगर मोर देन 120 होता है तो इट इज़ कैटेगराइज एज कि अपन हाइपरटेंसिव रेंज में आ रहे हैं, और डायस्टोलिक बीपी नीचे वाला बीपी अगर लेस देन 80 है या एट अराउंड 80 है तो इट इज़ गुड। हाइपरटेंशन को हमने कुछ क्लासीफाई कर रखा है स्टेजेस के अंदर, जैसे अगर वो 120/80 के नीचे है तो इट इज़ कैटेगराइज एज नॉर्मल, अगर 120/80 के ऊपर आ रहा है तो वो एलिवेटेड बीपी है, 140/90 के ऊपर अगर आपका बीपी आ रहा है तो इट मीन्स यू नीड टू हैव अ गुड लाइफ स्टाइल, आपको एक अच्छी लाइफ स्टाइल की ज़रूरत है, साथ में कुछ मेडिकेशंस पे आपको स्टार्ट करनी चाहिए। जैसे आपने पूछा कि क्या अपन को इस पॉपुलेशन के अंदर क्या ऐसी एक्टिविटीज़ करनी चाहिए, तो सबसे बेस्ट तरीका इसका ये है रोज़ सुबह उठ के प्राणायाम करें, मेडिटेशंस करें, योगा करें, जो भी फैट डाइट है उसको अपन थोड़ा अवॉइड करें, और सबसे इम्पॉर्टेंट नमक का परहेज़ करें। डॉक्टर साहब मुझे कैसे पता चलेगा कि मेरे लो बीपी है या हाई बीपी है? जिनको ब्लड प्रेशर की तकलीफ़ होती है उन्हें कोई लक्षण नहीं होते हैं, रूटीन चेकअप पे या हम देखते हैं कि कभी किसी और बीमारी के लिए कॉमन हमें कोई और इलनेस हुई, सिंपल बुखार हुआ और हमारा बीपी चेक किया गया तो हमें पता लगता है कि हमें ब्लड प्रेशर है। मतलब ब्लड प्रेशर लार्जली साइलेंट रह सकता है, यही कारण है कि ब्लड प्रेशर बहुत बढ़ जाता है तब तक हमें सिम्टम कई बार नहीं आते हैं। सिम्टम्स यूजुअली जिनकी हम बात करते हैं ब्लड प्रेशर रिलेटेड जो सिम्टम्स हैं वो यूजुअली तभी आते हैं जब ब्लड प्रेशर बहुत ज़्यादा हो। जी सबसे मुख्य सिम्टम जो हम ज़्यादातर आउटडोर में देखते हैं हेडेक है ना, पीछे की तरफ अपने सिर दर्द होता है, चक्कर, जब अपन स्पेशली पोजीशन चेंज करें ओल्ड एज में, लेट के बैठें बैठ के खड़े हों तो चक्कर, आंखों के आगे अंधेरा, घबराहट, धड़कन महसूस होना, पसीना आ जाना, छाती में भारीपन, सिर में भारीपन लगना, ये सब लक्षण ब्लड प्रेशर के मरीजों में मिल सकते हैं। मगर फिर भी सबसे महत्वपूर्ण ज़्यादातर पेशेंट साइलेंट रह सकते हैं, तो रूटीन चेकअप अगर अपन कराएं एटलीस्ट 40 ईयर्स के बाद एनुअली तो उससे हमें अर्ली डायग्नोसिस और ट्रीटमेंट मिल सकता है। डॉक्टर साहब जो हाई बीपी है उससे जुड़ी हुई कौन कौन सी समस्याओं का हमें सामना करना पड़ सकता है? देखिए हाई ब्लड प्रेशर का मतलब हुआ कि हमारी नसों में जो रक्त का प्रवाह हो रहा है उसका प्रेशर, ये प्रेशर अगर ज़्यादा होगा तो ये रक्त जिन अंगों में जा रहा है अधिक प्रेशर से जाएगा। तो मुख्य बीमारियां जो लॉन्ग टर्म बीपी रिलेटेड डिजीज़ हैं वो हम एक मेडिकल लैंग्वेज में वर्ड यूज़ करते हैं टारगेट ऑर्गन डैमेज या एंड ऑर्गन डैमेज से रिलेटेड हैं। जैसे अधिक प्रेशर की वजह से किडनी का ख़राब होना जिसको हम रीनल फेलियर बोलते हैं, इसके अलावा अधिक ब्लड प्रेशर होने से हार्ट का सर्कुलेटरी डिस्टर्बेंसेस होते हैं, हार्ट अटैक या मायोकार्डियल इन्फार्क्शन, हार्ट फेलियर। इसी तरह ब्रेन में अगर ज़्यादा प्रेशर रहेगा तो स्ट्रोक या पैरालिसिस अटैक, दोनों तरीके के स्ट्रोक हो सकते हैं जिसे हम इन्फार्क्ट या ब्लड वेसल का रुक जाना, क्लॉट आ जाना बोलते हैं आम भाषा में, या नस का फट जाना, हेमरेज। स्ट्रोक, हार्ट से रिलेटेड डिजीज़ेस, किडनी फेलियर। इसके अलावा क्योंकि नसों में ब्लड का प्रेशर ज़्यादा होगा तो नसें जल्दी रप्चर होंगी, सख्त हो जाएंगी, तो नसों से रिलेटेड डिजीज़ेस, हाथ पाँव की नसों में ब्लड का प्रवाह रुक जाना, ये सब बीमारियां हमें फेस करनी पड़ सकती हैं। डॉक्टर राहुल जी, अभी चाय आ गई है तो इसी के कंसर्निंग पूछ रहे थे कि जो ब्लड शुगर होती है जी उसको जो इसके क्या सिम्टम हैं और क्या क्या प्रिकॉशन लेने चाहिए ताकि इससे नॉर्मल स्थिति में बने रहे। हाइपरटेंशन, ब्लड शुगर, ये सारी बीमारी ऐसी है जो जनरली इस एज ग्रुप में पाई जाती है।
जो मोस्ट कॉमन सिम्टम ऐसे पेशेंट्स हमारे पास लेके आते हैं डायबिटिक के, तो उनको बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंसी ऑफ यूरिनेशन, मतलब यूरिन बहुत ज़्यादा आता है, बहुत ज़्यादा वीकनेस, कमज़ोरी, थकावट, वो अपना नॉर्मल लाइफ स्टाइल भी अच्छे से फॉलो नहीं कर पाते हैं। जैसा आप बता रहे हैं कि इसको अपन कैसे प्रिवेंट कर सकते हैं, अभी अपन ने थोड़ी देर पहले डिस्कस किया था कि लाइफ साइकिल, अपन अपनी लाइफ साइकिल को ज़्यादा अच्छा रखें, फिजिकल एक्टिविटीज़ को बढ़ाएं थोड़ा सा, और रेगुलर हेल्थ चेकअप के बेसिस पे अपन इस बीमारी को अगर अपन सही वक्त पे, सही समय पे अगर डायग्नोस कर लेते हैं, तो लाइफ स्टाइल से इस बीमारी को अपन सुधार सकते हैं। नहीं तो फिर अपन डॉक्टर की कंसल्टेशन के बाद अपन कुछ मेडिसिन, कुछ दवाइयाँ शुरू कर सकते हैं। डॉक्टर राहुल जी, ये देखा गया कि आपने जैसे बोला है कि दवाई रेगुलर लेनी चाहिए अगर कोई है, तो कई बार ऐसा होता है कि बिना डॉक्टर की परसेप्शन पे ये दवाई लेना शुरू कर देते हैं जी। वो उसके क्या इफ़ेक्ट होते हैं और क्यों डॉक्टर को दिखाना ज़रूरी है, उसकी एडवाइस पे ही दवाई लेनी चाहिए। जी, इस इंडियन पॉपुलेशन के अंदर काफ़ी ज़्यादा क्वांटिटी ऑफ पेशेंट्स ऐसे भी हैं जिनकी अफोर्डेबिलिटी बहुत पुअर है, जिनको कॉस्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट इशू रहता है। हाँ। इसी कारणवश काफ़ी सारे मरीज़ अपनी इच्छा से दवाइयाँ लेते हैं। वो नॉर्मली घर पे बीपी चेक कर लिया, बीपी ज़्यादा है, मेडिकल शॉप पे गए, दवाइयाँ ले ली, पर वो सब चीज़ें गलत हैं। इनको प्रिवेंट करने के लिए, जैसा अभी अपन ने रिसेंटली डिस्कस किया था, कि अपन को एक कंसल्टेशन लेना चाहिए, अपन को अपनी फिजिकल एक्टिविटीज़ बढ़ानी चाहिए। बहुत सी दवाइयाँ जिनके साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी ज़्यादा होते हैं अपनी किडनी पे, अपने लीवर पे, और ऐसे कई मरीज़ हमारे पास ओपीडी में आते हैं जो अपनी इच्छा से काफ़ी लंबे समय से दवाइयाँ ले रहे हैं, और उन सब के साइड इफ़ेक्ट्स काफ़ी सारे होते हैं। इसलिए विदाउट कंसल्टेशन नहीं लेना चाहिए बीपी मेडिकेशन। डॉक्टर पुनीत सर, ये जो हाई बीपी है, इसके लक्षण क्या रहते हैं, किन कारणों से ये होता है और उसकी रोकथाम के लिए हमें क्या करना चाहिए? ब्लड प्रेशर एक बहुत ही आम समस्या है, और जो हम बात करते हैं डिसेबिलिटी और डेथ की, उसका लीडिंग कॉज है। लगभग 15 से 20% जो डेथ्स हैं वर्ल्ड वाइड, वो ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं, और लार्ज नंबर ऑफ डिसेबिलिटीज़ ड्यू टू हार्ट फेलियर, स्ट्रोक, ब्लड प्रेशर की वजह से होती हैं। ब्लड प्रेशर के कारणों को हम 2 पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं, प्राइमरी हाइपरटेंशन और सेकेंडरी हाइपरटेंशन। प्राइमरी हाइपरटेंशन वो है जो कि हम देखते हैं एज के साथ नसें सख्त हो जाती हैं, और एज के साथ कुछ ब्लड प्रेशर नॉर्मली भी बढ़ता है। प्राइमरी हाइपरटेंशन कुछ जेनेटिक फैक्टर्स की वजह से, जेनेटिकली अगर मेरे पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर है तो मैं ज़्यादा प्रोन हूँ इन कंपैरिजन टू अ पर्सन जिसके पेरेंट्स को ब्लड प्रेशर नहीं है। फैमिली हिस्ट्री, एनवायरनमेंट, जिस एनवायरनमेंट में हम रह रहे हैं, वो भी एक बहुत महत्वपूर्ण कारण है ब्लड प्रेशर का। अभी जैसा हम एनवायरनमेंट अपने चारों तरफ देख रहे हैं, पॉल्यूशन बढ़ रहा है, अल्कोहल कंजम्पशन, सिगरेट स्मोकिंग, ये सब हाइपरटेंशन को जन्म देते हैं। सेकेंडरी कॉजेज़, हमारे शरीर में कई बीमारियां हैं जो कि ब्लड प्रेशर से एसोसिएटेड हैं और डायरेक्टली इनडायरेक्टली ब्लड प्रेशर को कॉज करती हैं। ओबेसिटी, रीनल फेलियर बहुत महत्वपूर्ण कारण है। किडनी फेलियर के पेशेंट्स को ब्लड प्रेशर होता ही है, और बहुत हाई रेंज ऑफ ब्लड प्रेशर्स देखी गई हैं। इसके अलावा कुछ हार्मोनल इम्बैलेंस जैसे थायराइड, इसके अलावा एड्रिनल हमारे शरीर में एक ग्रंथि है जो कॉर्टिसोल हार्मोन निकालती है, उसके इम्बैलेंस की वजह से ब्लड प्रेशर होता है। इसके अलावा सांस संबंधी बीमारियां भी ब्लड प्रेशर को जन्म देती हैं, जैसे हम देख रहे हैं आजकल ओबेसिटी की वजह से स्लीप एपनिया एक बीमारी है, जो कि ज़्यादातर स्लीप एपनिया के पेशेंट्स को अच्छा खासा ब्लड प्रेशर होता है। प्रिवेंशन के लिए जैसा कि कुछ फैक्टर्स ऐसे हैं जिन्हें हम मॉडिफाई कर ही नहीं सकते, जैसे कि हमने बात की जेनेटिक्स की, मैं अपनी जेनेटिक्स को मॉडिफाई नहीं कर सकता, तो प्रिवेंशन को हम नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स और मॉडिफाइबल फैक्टर्स में डिवाइड कर सकते हैं। नॉन मॉडिफाइबल फैक्टर्स लाइक जेनेटिक्स, मेल सेक्स को हाइपरटेंशन फीमेल से ज़्यादा होता है, जेनेटिक्स हम चेंज नहीं कर सकते। एनवायरनमेंट कुछ हद तक हम चेंज कर सकते हैं, कुछ हद तक नहीं कर सकते। जो चीज़ें हम चेंज कर सकते हैं, जैसे कि हमारी लाइफस्टाइल, जिसके बारे में हमने अभी काफ़ी बात की है, ओबेसिटी को प्रिवेंट करना, डाइट में साल्ट का इंटेक कम करना, फ्रूट्स, हाई फाइबर डाइट, लो फैट, फिज़िकल एक्टिविटी बढ़ाना, डेली एक्सरसाइज, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, हेल्दी लाइफस्टाइल को एक्सेप्ट करना, जल्दी सोना, जल्दी उठना, बच्चों में भी आउटडोर एक्टिविटीज़ को बढ़ाना, स्क्रीन टाइम कम करना, अल्कोहल कंजम्पशन रिड्यूस या ख़त्म करना,
स्मोकिंग ख़त्म करना, साल्ट का इंटेक टू सच एन एक्सटेंट लेस देन 5 ग्राम पर डे, और ओल्ड एजेस में और भी अपन कम कर सकते हैं। डॉक्टर साहब, आजकल कोविड का बड़ा चल रहा है और वन स्कूल ऑफ थॉट इज़ कि ये ऐसे अफवाह फैलाई गई है, इसके बारे में क्या है? और जो अभी चौथी वेव के बारे में कुछ बात कर रहे हैं, उसके क्या एक्सपेक्टेशन है और क्या प्रिकॉशन ले सकते हैं? वो ये है कि पूरी दुनिया में जो होता है वही लगभग हमें भी सूनर और लेटर फेस करना पड़ता है। पिछले 2 महीनों से हम ये पढ़ रहे हैं न्यूज़पेपर्स में, न्यूज़ में, सोशल मीडिया में कि संघाई में सख्त लॉकडाउन है, वहाँ पे केसेस काफ़ी बढ़ रहे हैं। पिछले 2 हफ्ते से ऐसा भी सुनने में आ रहा है, अखबारों में हम पढ़ रहे हैं कि यूके और यूएसए में भी केसेस बढ़ रहे हैं। और लास्ट वीक हमने देखा कि भारत के 5-6 राज्यों में, दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश, मिजोरम, यहाँ पर भी केसेस बढ़ रहे हैं। अभी 3-4 दिन पहले ही हमने एक न्यूज़ देखी है कि मंडे को दिल्ली में 1000 से ऊपर केसेस हैं और अब डेली दिल्ली में 1000 से ऊपर केसेस आ रहे हैं। और पॉजिटिविटी रेट, यानी जितने हमने सैंपल भेजे और उनमें से जो पॉजिटिव आए वो भी 5% से ऊपर है। आर फैक्टर मतलब एक पेशेंट कितने लोगों को इन्फेक्ट कर रहा है, वो भी 1 से ऊपर है। तो पिछले एक्सपीरियंस को अगर हम समराइज़ करें तो हमें ये मानना चाहिए कि 4th वेव आ सकती है, लेकिन बहुत श्योरिटी से कुछ कहा नहीं जा सकता है। और जितना भी हम अब तक जान पाए हैं 4th वेव के बारे में, और दिल्ली में कल परसों ही न्यूज़पेपर में आया था कि जो पेशेंट पॉजिटिव आए हैं उनकी जीनोमिक सीक्वेंसिंग एक जांच होती है जिसमें वायरस का कौन सा वेरिएंट है उसके बारे में पता लगता है। तो ये जो केसेस बढ़ रहे हैं ये ओमिक्रॉन का एक सब वेरिएंट है, क्योंकि इंडिया में जनवरी-फरवरी में लार्ज नंबर ऑफ केसेस ओमिक्रॉन से पॉजिटिव हो चुके थे और वैक्सीनेशन अभी बहुत अच्छा है। 95% तक पॉपुलेशन को वैक्सीन लग चुकी है, एडल्ट और ओल्ड एज पॉपुलेशन को। तो इम्यूनिटी, अब अगर अपन बात करें ओमिक्रॉन सब वेरिएंट या इन जनरल कोविड की, तो इम्यूनिटी इंडियन पॉपुलेशन की अच्छी होनी चाहिए। तो केसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं अगर ये ओमिक्रॉन का सब वेरिएंट है और कोई नया वेरिएंट नहीं है। तो जिस तरह से हमने जनवरी-फरवरी में देखा था कि पेशेंट हर घर में थे, लेकिन हॉस्पिटल एडमिशन या क्रिटिकल होने की दर बहुत ही ज़्यादा कम थी। तो हमें घबराने की, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है। केसेस डेफिनेटली बढ़ सकते हैं, मगर अगर हम समझदारी से काम लेंगे, जो स्टैंडर्ड प्रिकॉशन जो हमने पिछले 3 वेव्स में सीखा है उसको रिलीजियसली फॉलो करेंगे। सिंपल हम अब सबको रट चुका है SMS, सोशल डिस्टेंसिंग, मास्क और सैनिटाइजेशन, ये जितना हो सके उसको फॉलो करें रिलीजियसली, तो हम इस संक्रमण से बच सकते हैं। और अगर संक्रमण होता भी है तो मुझे नहीं लगता हमें पैनिक लेने की ज़रूरत है। समय पे कंसल्टेशन ली जाए, ट्रीटमेंट लिया जाए, सावधानी बरती जाए, तो लार्जली हम इस खतरे से बच सकते हैं। डॉक्टर पुनीत सर, मैं एक अंतिम क्वेश्चन आपसे पूछना चाहता हूँ कि जैसा कि कुछ क्रॉनिक डिजीज़ या एक्यूट डिजीज़ में लोग बाग जैसे एलोपैथिक ट्रीटमेंट उनका चलता होता है, उन्हें छोड़ करके वो होम्योपैथिक या आयुर्वेदिक ट्रीटमेंट लेना शुरू कर देते हैं, या कुछ लोग जैसे कि प्राणायाम को ही अपना वो मान लेते हैं, तो ये कहाँ तक सही है? बहुत अच्छा प्रश्न है सर। मेरा ये मानना है कि किसी भी विधि से हम किसी भी बीमारी का ट्रीटमेंट लें, क्योंकि मैं एक एलोपैथी का विशेषज्ञ हूँ, तो मैं होम्योपैथी या आयुर्वेदिक के बारे में कमेंट नहीं कर सकता। पर किसी भी बीमारी का अगर अपन ट्रीटमेंट लें तो एक्सपर्ट की सलाह लें और अपने कंसल्टेंट पे ट्रस्ट करें। जैसा कि हमने देखा है कि जो एक्यूट इमरजेंसीज़ हैं उनमें एलोपैथी ट्रीटमेंट बेस्ट है, और अगर कोई पेशेंट किसी क्रोनिक डिजीज़ से सफ़र कर रहा है, स्पेशली हमने देखा है डायबिटीज़ में, मैं बोलूँगा डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर में, पेशेंट कुछ टाइम तक दवाई लेते हैं, फिर बोलते हैं कि साहब जब तक दवाई लेते हैं तब तक तो ठीक रहता है, फिर दवाई बंद करते ही फिर हो जाता है, दवा छोड़ देते हैं। हाँ, फिर हो जाता है, फिर क्या मतलब है। तो ऐसे पेशेंट 1-2 साल बाद जब डिफ़ॉल्ट करके आते हैं तो हम उनको बहुत बुरी अवस्था में पाते हैं, ब्लड प्रेशर रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन, डायबिटीज़ रिलेटेड कॉम्प्लिकेशन में देखते हैं। क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर वो एलोपैथी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते तो वो किसी भी पैथी के साथ ऑनेस्ट नहीं रह पाते, वो ऑनेस्टली ट्रीटमेंट लेते ही नहीं हैं।
जी तो सबसे महत्वपूर्ण है ऑनेस्ट ट्रीटमेंट लेना, अपने शरीर को पहचानना, किसी भी ईगो में आके कि नहीं मेरे को नहीं हो सकता। हम ज़्यादातर इमरजेंसी के बाहर, आप इमरजेंसी के बाहर कभी भी चले जाइए, कल तक तो ठीक थे साहब, हाँ जी, कुछ था ही नहीं, ये कैसे हो गया। तो जो इमरजेंसीज हैं वो लॉन्ग टर्म जो अपने डिफ़ॉल्ट्स हैं उनका एंड रिजल्ट होती हैं। तो अपने शरीर को पहचानना, उसकी आवश्यकता को समझना, योगा, मेडिटेशन, प्राणायाम, हेल्दी लाइफस्टाइल, ये हर डिजीज़ में बेनिफिशियल हैं। इनको रिलीजियसली फॉलो करना डेफिनेटली हमारे लिए बहुत अच्छा हो सकता है और सही चीज़ों के समागम से भी अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। जी अगर कुछ आयुर्वेदिक में अच्छा है, अच्छी डाइट से ठीक हो रहा है, तो क्यों ना मैं करूं। हाँ जी, एलोपैथी अगर मुझे फ़ायदा दे रही है तो क्यों ना मैं अपनाऊं। और योगा, मेडिटेशन, हेल्दी लाइफस्टाइल तो हर डिजीज़ के लिए बहुत ज़रूरी हैं और ये आज की नितांत आवश्यकता है। इसको अपनाकर हम बहुत सारी बीमारियों से बच सकते हैं। डेफिनेटली हम हरी वरी करी जो बात कर रहे हैं, इसको हाँ जी। जितना जल्दी हम छोड़ेंगे उतना जल्दी हम स्वस्थ शरीर को अपना पाएंगे। डॉक्टर राहुल जी, ये जो जीवन शैली जी बहुत इम्पोर्टेंट है हेल्थ को ठीक रखने के लिए, क्योंकि आपने देखा भी होगा जो हंसते रहते, खेलते रहते हैं और बिज़ी रहते हैं, उनको छोटी मोटी बीमारियां वैसे ही नहीं लगती। तो ये जो माइंड का और खुश रख के और क्या थोड़ी बहुत बीमारियों से बचा जा सकता है। अगर अपन खुद खुश रहेंगे, अंदर से इंटरनल हैप्पी रहेंगे, तो बहुत सारे हैप्पी हार्मोन्स, ये सब चीज़ें सीक्रेट होते हैं और ये सब चीज़ें मदद करते हैं अपन को इन सब चीज़ों के लिए लड़ने में। तो डेफिनेटली यस, अगर अपन योगा, प्राणायाम, इन सब का मेन उद्देश्य यही होता है कि अपन खुश रहें अंदर से। आज हम लोगों ने चाय पे चर्चा प्रोग्राम, जो कि सीके बिरला हॉस्पिटल के सौजन्य से हमें यहाँ हमारे जो दैनिक जीवन में आने वाले रोगों की लक्षण, उनके कारण और उनकी रोकथाम पे हमने जो चर्चा की है, वो चर्चा में हमारे साथ डॉक्टर पुनीत एवं डॉक्टर राहुल जी का मैं धन्यवाद देता हूँ कि इन्होंने हमें हमारे जीवन शैली से जुड़ी विभिन्न प्रकार के क्रोनिक और एक्यूट डिजीज़ के ऊपर हमें जो जानकारियाँ दी है, उनकी जानकारियों को हम, उनके निर्देशों को हम पालन करते हुए हमारे जीवन में हम कैसे सुखी रह सकते हैं, कैसे हम किसी भी बीमारी के प्रति सतर्क रह करके उसके भविष्य के होने वाले गंभीर परिणामों से हम बच सकते हैं। इसके लिए मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ सीके बिरला हॉस्पिटल की टीम को, जिसमें हमारे साथ श्री स्वप्निल शर्मा जी भी हैं और मैं मेरे साथी सेवानिवृत्त श्री सुरेंद्र कुमार जी का भी धन्यवाद देता हूं कि वो मेरे साथ यहाँ पधारे, और डॉक्टर पुनीत और डॉक्टर राहुल जी को भी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और मैं आशा करता हूं कि हमारे जितने भी दर्शक जो इस प्रोग्राम को देखेंगे वो इससे जानकारियाँ लेंगे और अपने शरीर को स्वस्थ रखेंगे और किसी भी रोगों से और उनके लक्षणों से अगर वो अवगत होते हैं तो उस बीमारी को ज़्यादा गंभीर होने से बचाने के लिए शीघ्र डॉक्टर की परामर्श लेंगे और अपना निदान कर पाएंगे और सुखी जीवन को जीने की प्रयास करेंगे। धन्यवाद।